हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है सीक्रेट घर जमाई, तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। यारो, एक लाइक और एक शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता, तो एक लाइक जरूर से जरूर करें। चलिए, आज के 119वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। समर पारुल वशिष्ठ के घर पर पहुंच गया था, लेकिन बाहर के गार्ड उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हालांकि समर थोड़ा हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसके कपड़े और गाड़ी से पता चल रहा था कि वो इतना ज्यादा अमीर तो नहीं है। तभी गार्ड ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर ये आदमी पारुल वशिष्ठ का दोस्त है तो मैं पारुल वशिष्ठ का पति हूँ। समर बोलना जारी रखा, और लेकिन तभी उसने एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। अरे, तुम कह रहे हो कि तुम पारुल वशिष्ठ के दोस्त हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम झूठे हो? जो बोल रहा था वो 20 साल का युवक था, जो दिखने में बहुत हैंडसम और स्मार्ट था। उसके छोटे होठ थे, फिर भी कोई भी देखते ही उसे बता सकता था कि वो बुरे कर्मों वाला व्यक्ति था। युवक ने समर को देखा और देखा कि वो उससे भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। ये सुनकर वो और नाराज हो गया। ये सुनकर कि वो पारुल वशिष्ठ का दोस्त है, उसे गुस्सा आ रहा था। उस युवक को देखते ही समर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, कौन हो तुम? मैं पारुल वशिष्ठ का दोस्त हूँ। और फिर ये क्या जरूरी है कि तुम मुझे पहचानते होंगे? उसकी आवाज नाराजगी के भरी हुई थी। समर को इंदौर से मुंबई आने के लिए पूरा रास्ता गाड़ी से तय करना पड़ा। यहाँ तक कि उसके पास पीने के पानी के लिए भी रुकने का समय नहीं था। लेकिन आखिरकार वो चौहान विला पर पहुंच गया था, और पारिवारिक विला में उसे झूठा कहा जा रहा था। वो अंदर से बहुत असहज महसूस कर रहा था। तभी उस स्मार्ट लड़के ने गौर से मुस्कुराते हुए कहा, ए लड़के, पारुल वशिष्ठ मेरी कजिन बहन है, और मैं उसका कजिन हूँ, उसका दोस्त भी हूँ। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, तो तुम कैसे साबित कर सकते हो कि तुम झूठ नहीं बोल रहे? उसके स्वर में अहंकार का भाव था। उसकी बात सुनकर समर ने मन ही मन सोचा, अरे क्या बकवास है यार ये। इतनी बातचीत के बाद पता चला कि ये युवक पारुल वशिष्ठ का कजिन है, लेकिन वो इस कजिन भाई और पारुल वशिष्ठ का व्यक्तित्व तो बिल्कुल अलग था। उसका चेहरा बहुत घमंडी लग रहा था। समर ने उस घमंडी नौजवान को देखा, और वो बस उसे लात मारकर हिमालय तक पहुंचा देना चाहता था। देखते हैं इसके बाद वो क्या बकवास करेगा। तभी समर ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम पारुल वशिष्ठ के कजिन हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? समर की बात सुनकर जवान और खूबसूरत आदमी कुछ ज्यादा खुश नहीं हुआ। उसने ठंडे स्वर में कहा, बेवकूफ, मेरा नाम मानव वशिष्ठ है। स्वाभाविक रूप से मैं पारुल वशिष्ठ का कजिन हूँ। उसकी बात सुनकर समर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मनावर वशिष्ठ, मैंने इस नाम के किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। शायद तुम ही वो व्यक्ति हो जिसे मैं नहीं जानता। इस बिंदु पर समर को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि युवक पारुल वशिष्ठ का कजिन था या नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पारुल वशिष्ठ को देखना चाहता था। समर अब मनावर वशिष्ठ से परेशान भी नहीं होना चाहता था। उसने अपना फोन निकाला और सीधे पारुल वशिष्ठ को फोन मिला दिया। थोड़ी देर बाद पारुल वशिष्ठ विलास से बाहर निकली। पारुल वशिष्ठ बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो एकदम चार्मिंग औरत थी। एक आकर्षक रूप और दो चमकदार क्रिस्टल जैसी आंखें, जिन्हें देखकर कोई भी लड़का खुद को रोक नहीं पाता। उसने आज लाल रंग की पोशाक पहनी थी, जिसमें उसका आकर्षक फिगर पूरी तरह से उभरा हुआ था। उसके शरीर से एक मीठी बेजोड़ खुशबू भी आ रही थी, जिनमें एक अजीब सा आकर्षण था। पारुल वशिष्ठ को थोरनी रोज के नाम से भी जाना जाता था, और वो मुंबई की सबसे खूबसूरत लड़की थी, और बहुत खूबसूरत और आकर्षक दिखती थी। पारुल वशिष्ठ को बाहर आता हुआ देखकर मनावर का चेहरा खुशी से खिल उठा। तभी मनावर ने समर की तरफ देखते हुए कहा, देख रहे हो, तुम धोखेबाज हो। तुमने ये देखा कि मेरी कजिन बहन मुझे खुद रिसीव करने आई है। उसकी आंखें एक्साइटमेंट में भर गई थी। लेकिन तभी पारुल वशिष्ठ ने मनावर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और सीधे समर के पास चली गई। उसने समर को देखते ही खुश होते हुए कहा, शैडो किंग, तुम आ गई।
तभी समर ने बहुत ही असंतोष भाव से कहा, ओह, ये वशिष्ठ परिवार की सिक्योरिटी वाकई कड़ी है। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, उन्होंने सच में मुझ पर यकीन नहीं किया। पारुल वशिष्ठ ने खूबसूरती से हंसते हुए कहा, आश्चर्यचकित मत होइए, वे हमेशा ऐसे ही घमंडी और अभिमानी हैं। चलो अंदर चलते हैं। बॉडीगार्ड्स ने आश्चर्य से मुंह खोलते हुए कहा, अरे, ये आदमी तो मिस पारुल वशिष्ठ का दोस्त है। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उन्होंने मिस पारुल वशिष्ठ को कभी भी हंसते हुए नहीं देखा था, चाहे कोई भी हो। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आज मिस पारुल वशिष्ठ हंस रही थी और इसकी वजह एक आदमी था। ये क्या बकवास है। उनके बगल में खड़े मनावर का चेहरा भी लाल हो चुका था। वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा हुए जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी कजिन उसे लेने आई थी, लेकिन वो तो समर को रिसीव करने आई थी। समर और पारुल वशिष्ठ के बीच जो बातचीत हो रही थी, उससे अंदाजा हो गया था कि वे दोनों बहुत करीब थे, जिससे वो बहुत असहज हो गए थे। चूंकि पारुल वशिष्ठ उससे बात नहीं कर रही थी, तो वो केवल उससे पूछ पाया था, बहन, मैं मनावर हूँ, क्या आप मुझे भूल गई? पारुल वशिष्ठ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मनावर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मनावर ने गुस्से में कहा, कजिन बहन, मैंने सुना कि तुम एक ग्रैंड मास्टर मकबरे पर जा रही हो। मैं भी तुम्हारे साथ वहां जाना चाहता हूँ। वो जानता था कि पारुल वशिष्ठ कल एक ग्रैंड मास्टर मकबरे में जा रही थी और उसमें शामिल होने वालों की तलाश कर रही थी। क्योंकि वो पारुल वशिष्ठ का पीछा कर रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह वहां जाना चाहता था। पारुल ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मनावर, तुम बहुत कम ताकतवर हो, तुम्हारी ताकत वहां जाने के लिए काफी नहीं है। तुम्हारे लिए यही रहना बेहतर होगा। समर ही वो व्यक्ति है जिसके साथ मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन मनावर ने थोड़ा घमंडी होते हुए कहा, कजिन बहन, ये लड़का बहुत हैंडसम है, लेकिन ये बस हैंडसम ही है। मुझे डर है कि ये बस एक कमजोर व्यक्ति है। उसकी बात सुनकर पारुल वशिष्ठ ने उसे ठंडे नजरों से देखते हुए कहा, मनावर वशिष्ठ, समर के सामने अपने आप को ज्यादा पावरफुल मत समझो। तुम उसके सामने सिर्फ कचरा हो। वो अब उससे और बात नहीं करना चाहती थी। हालांकि वह समर के साथ विला की तरफ चल पड़ी। समर भी पारुल के पीछे पीछे अंदर परिवार के अंदरूनी हिस्सों की तरफ चल पड़ा था। उन्होंने मनावर को वहीं अकेले बाहर छोड़ दिया। मनावर वशिष्ठ ने गाली देते हुए कहा, भाड़ में जाओ कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? मैं एक दिन तुमसे भी ऊपर निकल कर दिखाऊंगा। कई पहरेदार उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। फिर वो विला के अंदर घुस गया। शानदार हाउस विला को देखकर समर ने प्रशंसा भरी टिप्पणी करते हुए कहा, वाह, क्या शानदार विला है। इसके भीतर दर्जनों विला, एक कृत्रिम झील, एक स्विमिंग पूल, एक विशाल गोल्फ कोर्स और अन्य सुविधाएं भी थी। बेशक इनके अलावा परिवार के सेक्ट सदस्य के मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए एक विशाल मार्शल आर्ट एरिना भी था। इस समय इस विशाल मार्शल आर्ट एरिना में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित भी हुए थे। इन लोगों ने तरह तरह के कपड़े पहने हुए थे और सभी से एक पावरफुल आभा निकल रही थी। इनमें से कुछ लोग चौहान परिवारों में से थे, जबकि कुछ अन्य जंगों में से भर्ती हुए थे। ये सभी आज की सिलेक्शन प्रक्रिया में भाग लेने वाले थे। सिलेक्शन प्रक्रिया का अंतिम विजेता पारुल वशिष्ठ के साथ ग्रैंड मास्टर मकबरे में जाने वाला था। जब पारुल वशिष्ठ ने समर के साथ मार्शल आर्ट एरिना में प्रवेश किया, तो सभी ने उन्हें असमंजस में देखा, क्योंकि समर वो पहला व्यक्ति था जिसे पारुल वशिष्ठ खुद लेकर आई थी और उनमें से कई लोगों की आंखें जलन से भर गई थी। तभी पारुल ने कोमलता से मुस्कुराते हुए अनाउंस करते हुए कहा, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। मैं आपको समर से मिलवाना चाहती हूँ। कल वो मेरे साथ ग्रैंड मास्टर मकबरे में जाएगा। पारुल वशिष्ठ की बात सुनकर सभी लोग क्रोधित हो गए और बकबक करने लगे। एक लड़के ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, मिस पारुल वशिष्ठ, ये उचित नहीं है। हम सभी 50 लोगों को सिलेक्शन प्रक्रिया से गुजरना होगा। हम में से सिर्फ 8 लोग ही ग्रैंड मास्टर मकबरे पर आपके साथ शामिल हो सकते हैं। उसे सिलेक्शन प्रक्रिया में भाग लेने की आवश्यकता क्यों नहीं है? एक और लड़के ने आगे आते हुए कहा, मिस पारुल, आप हम पर नजर रख रही हैं। एक और ने कहा, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम सभी भी ग्रैंड मास्टर मकबरे में एंटर करना चाहते हैं।
लेकिन हमें ताकत की प्रतिस्पर्धा से गुजरना होगा। क्या वो वाकई में मजबूत है? मार्शल आर्ट एरिना में 50 लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। वे सभी लोग समर से नाराज थे क्योंकि उनका मानना था कि समर ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। ग्रैंड मास्टर मकबरे के अंदर कई खजाने थे, इसलिए हर कोई वहां पर जाना चाहता था। ग्रैंड मास्टर मकबरे के अंदर कई मार्शल आर्ट तकनीक और स्क्रॉल थे। अगर कोई मार्शल आर्ट फाइटर इन तकनीक को प्राप्त कर लेगा तो बहुत पावरफुल भी बन जाता। हालांकि पारुल वशिष्ठ ग्रैंड मास्टर मकबरे के सीमित लोगों की संख्या में लेकर जा सकती थी। इसके साथ केवल 9 लोग ही जा सकते थे। पारुल वशिष्ठ को मिलाकर समूह में 10 लोग होने वाले थे। समर को बिना किसी सिलेक्शन प्रक्रिया के सीधे शामिल कर लिया गया, जिसे 50 लोग नाराज हो गए थे। भीड़ में जो कुछ भी सुना उससे समर को पता चला कि सब परेशान हैं। वो वहां पर सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान नहीं गया था, इसलिए सब स्वाभाविक रूप से लोगों ने उसे फाइनलिस्ट के रूप में एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। सबने सोचा कि वो उसका सिलेक्शन में ताकत का कारण नहीं बल्कि कनेक्शन के कारण हुआ है। वहीं पारुल वशिष्ठ का चेहरा थोड़ा परेशान लग रहा था। उसने नहीं सोचा था कि लोगों का यह ग्रुप उससे सवाल करेगा। अगर सिर्फ एक व्यक्ति होता तो उसे डर नहीं लगता, लेकिन सभी 50 लोग उससे सवाल कर रहे थे। अब उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो सबको जाने के लिए नहीं भी कह सकती थी। ग्रैंड मास्टर का मकबरा एक खतरनाक जगह भी थी। उन पर छापा मारने के लिए वो सिर्फ समर और खुद पर निर्भर नहीं रह सकती थी। उसको अपनी गैंग के कुछ लोग और भी चाहिए थे, कुछ खास हुनर वाले, कुछ औजार वाले और कुछ हथियार वाले, कुछ रास्ता दिखाने वाले। तभी उनके पीछे आ रहे मनावर ने समर का उपहास करते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, जी समर, आप कोई मार्शल आर्ट नहीं जानते, आप कैसे जा सकते हैं? ये कहते हुए सभी 50 लोग समर से असंतुष्ट हो गए। मनावर बहुत खुश था। वो चाहता था कि हालात बदतर बना दे, उसे चरम सीमा पर ले जाए। समर पारुल वशिष्ठ को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। आखिरकार ग्रैंड मास्टर मकबरे में खुद भी शामिल होना था। उसे जिन ब्लैक क्रो वाइन्स की जरूरत थी वो वहीं पर मौजूद थे। इसलिए समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं सिलेक्शन में आप सभी के साथ भाग लेने जा रहा हूँ। ये मत सोचिए कि मुझे बस अपने कनेक्शन की वजह से सिलेक्ट किया गया है। ये कहते वो उन 50 लोगों की तरफ चल पड़ा। जब उन्होंने समर को रिंग में आते देखा तो 50 लोगों की आंखें आश्चर्य से खुल गई। मिस पारुल वशिष्ठ जिस व्यक्ति को लेकर आई थी, उसे सिलेक्शन ट्रायल में शामिल होने की हिम्मत नहीं की थी। मिस पारुल वशिष्ठ द्वारा तैयार की गई सिलेक्शन प्रक्रिया वाकई कठिन और क्रूर थी, इसलिए सभी सोच रहे थे क्या उसे सचमुच पता था कि ट्रायल कितने क्रूर और डरावने हैं। वो सिर्फ यह सीखे बगैर रहा था। ग्रैंड मास्टर का मकबरा एक ग्रैंड मास्टर की समाधि स्थल था। हालांकि अंदर ढेरों खजाने थे, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी था। अगर इसमें जाने वाला व्यक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं होता तो उसके मात्र एक रास्ता बचता था। ये यही कारण था कि पारुल वशिष्ठ को इन कठोर ट्रायल्स की आवश्यकता थी, ताकि वो अपने साथ जाने वाले 9 बेस्ट फाइटर्स का सिलेक्शन कर सके। पारुल ने अपने लाल होठों से कहा, शैडो किंग, क्या आप वास्तव में सिलेक्शन प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं? पारुल की बात के आधार पर अगर समर चाहता तो उसे इस प्रक्रिया में भाग लेने की जरूरत नहीं थी। समर की ताकत को देखते हुए पारुल को यह बिल्कुल साफ पता था कि उसे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। कोल्ड ब्लड भी अपनी पूरी ताकत के साथ हाई हेवन किंगडम लेवल्स के एक्सपर्ट स्टेज पर होते हुए भी समर का विरोधी नहीं बन पाया था। हालांकि वे 50 लोग बहुत पावरफुल थे, फिर भी उनके और समर के बीच बहुत बड़ा अंतर था। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस पारुल, मैं नहीं चाहता कि लोग सोचें मेरा सिलेक्शन मेरे संबंधों के कारण हुआ है। समर समझता था कि किसी भी सिचुएशन में किसी को चुप कराने का सही अच्छा तरीका उसे हराना था। वे तभी संतुष्ट होंगी जब उन्हें अपनी जबरदस्त ताकत दिखाएगा। पारुल वशिष्ठ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं सहमत हूँ, आपको सिलेक्शन प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। एग्जामिनेशन बहुत सरल है। ये एक बैलेट रॉयल है और हम 50 लोगों के साथ शुरुआत करेंगे। अंतिम बचे 9 मेरे साथ ग्रैंड मास्टर मकबरे पर जाएंगे। पारुल वशिष्ठ की आवाज धीमी पड़ गई।
और आखिरी 50 लोगों के चेहरे के भाव भी बदल गए। वे सब अपने आसपास के लोगों से सावधान हो गए थे। उन्हें डर था कहीं उनके पास के लोग अचानक उन पर हमला ना कर दे। यह परीक्षा बहुत क्रूर थी, लेकिन साथ ही बहुत ही व्यवहारिक भी। ये मूलतः एक साधारण शब्द था, फाइट, और यहाँ केवल सबसे पावरफुल भी टिकने वाले थे। क्योंकि समर को परल वशिष्ठ लेकर आई थी, इसलिए उसके पास के लोगों ने उसे अलग थलग कर दिया। सिर्फ अलग थलग ही नहीं, बल्कि 4 लोग उस पर टूट पड़े। समर के सामने पीछे बाएं और दाएं कोई न कोई था और उस पर हमला करने के लिए तैयार था। समर ने उन चारों को देखा और बस शांति से मुस्कुराया। उसकी नज़र में ये कुछ भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आया और आखिरकार वो एक परिवार के सदस्य थे। वे अपने आप में बहुत पावरफुल थे। भले ही वे हाई हेवन किंगडम लेवल के कुलीन थे, फिर भी एक बाहरी व्यक्ति उन्हें नीची नज़रों से कैसे देख सकता था। ये वाकई मुकाबला चुनौतीपूर्ण था। कभी आमने सामने की टक्कर होती तो एक दूसरे के खिलाफ कई मुकाबले होते। समर पर भारी व्यक्ति था और वो पहले ही अलग थलग था। अचानक चारों लोग एक साथ गुस्से में चिल्ला उठे। अपने हाथों को मुट्ठियों, हथेलियों और पंजों में बांधकर उन्होंने समर पर हमला बोल दिया। 4 लोगों के हमले का सामना करते हुए समर ऐसे स्थिर खड़ा रहा जैसे उसने उन्हें देखा ही ना हो। उसको ऐसे स्थिर खड़ा देखकर आसपास के लोगों ने हैरान होते हुए कहा, क्या ये बेवकूफ आदमी है? वो उन लोगों के हमले को चकमा देने की कोशिश भी नहीं कर रहा। वे समर के व्यवहार को समझ भी नहीं पा रहे थे। सिर्फ उसके आसपास के लोग ही नहीं, बल्कि समर पर हमला करने वाले लोग भी भ्रमित थे। क्या यह व्यक्ति जिसे हमारी यंग मिस्टर्स लेकर आई थी सचमुच उनके हमलों से नहीं बचना चाहता? तभी बूम 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 उनके चारों वार समर के शरीर पर पड़े, लेकिन ऐसा लगा जैसे उनके हाथ किसी कठोर पत्थर पर लगे हों। पहले हमलावर ने ज्यादा जोर से वार किया था, इसलिए उसकी उंगली और वहां के पोर टूट गए। समर का शरीर ड्रैगन के खून के रूप में रूपांतरित हो गया, चाहे उसकी त्वचा और हड्डियां दोनों ही बहुत कठोर थी। इस अवस्था में कोई भी उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकता था। समर ने वो 2 शब्द कहे, तुम सब बकवास हो। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थी। समर बीच में खड़ा रहा और हिला तक नहीं। फिर भी ये लोग उसे हरा नहीं पाए, इसलिए लोग बेकार नहीं थे तो क्या थे। जब उन चारों ने समर की बात सुनी तो वे आग बबूला हो गए। वे समर पर हमला करने को तैयार थे, लेकिन समर ने उन्हें कोई भी मौका नहीं दिया। समर ने 360 डिग्री घूमने वाली बिजली की किक मारी। उसने इन चारों को लात मारी और वो हवा में उछल गए। जमीन पर भारी होकर गिरने से वो हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। समर की ताकत देखकर आसपास के लोग हैरान हो गए थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। एक लड़के ने हैरान होते हुए कहा, हे भगवान, ये आदमी बहुत अच्छा है। इसने एक ही किक में 4 हायर हेवन किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज के फाइटर्स को उड़ा दिया। उनके पास खड़े दूसरे लड़के ने कहा, शिट मैन, ये आदमी तो रेत का ढेर है। मैंने सोचा कि इसे आसानी से हराया जा सकता है, लेकिन पता चल रहा है कि ये बाघ की तरह ताकतवर और खूंखार है। एक आदमी ने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अच्छा हुआ मैंने उस पर हमला नहीं किया, वरना मैं तो मारा जाता। हर कोई समर के बारे में बड़बड़ा रहा था। वो लोग हैरान थे, उनकी आंखों में अविश्वास था। समर इतना पावरफुल था कि उनकी कल्पना से परे था। अगर समर उन चारों को मारने के लिए दर्जनों वार करता तो आसपास के लोग इतने हैरान नहीं होते। खास बात यह थी कि समर ने एक ही लात में इन चारों को उड़ा दिया। इससे सभी लोग चुपचाप डर गए थे। तुरंत ही मार्शल आर्ट एरेना में मौजूद लोग समर को एक कदम देखकर पीछे हट गए। वो लोग मूल रूप से समर के करीब थे। वो उस पर हमला करना चाहते थे, लेकिन अब वो सभी एक कदम पीछे हट गए थे, क्योंकि वे सिर्फ उसकी एक लात से डर गए थे। समर ने अपने आसपास के लोगों की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर ठंडे स्वर में कहा, मुझसे और कौन असंतुष्ट है? सबने सिर हिला दिया। कोई भी समर पर हमला करने को तैयार नहीं था। उनके पास एक दूसरे पर हमला करने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। आखिरकार 50 लोगों में से 9 लोगों का चयन होना था।
1 घंटे बाद लड़ाई खत्म हो गई और 50 में से कुल 9 लोग बचे थे। समर, मनावर, वशिष्ठ और 7 अन्य लोग। समर ने देखा कि मनावर वशिष्ठ हाई हेवन किंगडम के टॉप स्टेज पर था और वो कुलीन था। बाकी 7 व्यक्ति भी हाई हेवन किंगडम लेवल के मिड स्टेज पर थे। उनकी पावर बहुत प्रबल थी। 9 व्यक्तियों के चयन के बाद बाकी प्रतियोगियों के पास वहां जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनमें से कुछ को एक बात का अफसोस था कि वे ग्रैंड मास्टर मकबरे में प्रवेश करने के अवसर से चूक गए थे। तभी पारुल ने हाथ हिलाते हुए कहा, सब लोग घर जाओ, हम कल सुबह 8 बजे यहाँ मिलेंगे। हम साथ में ग्रैंड मास्टर मकबरे पर जाएंगे। ये कहते हुए उसने उन लोगों को जाने का इशारा कर दिया। वहीं जब समर जाने के लिए तैयार हुआ तो पारुल वशिष्ठ ने उसे रोक दिया। पारुल ने समर का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा, 1 मिनट रुको, क्या तुम आज रात मेरे साथ रहोगे? आज कॉकटेल पार्टी है। समर जाना नहीं चाहता था और वो ग्रैंड मास्टर मकबरे में प्रवेश करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता था, लेकिन उसे पारुल वशिष्ठ पर भरोसा करने की जरूरत थी। इसीलिए उसने सिर हिलाते हुए सहमति जता दी। वो कॉकटेल रिसेप्शन दरअसल मुंबई के हाई क्लास का सम्मेलन था। ये मुंबई गगनचुंबी बिल्डिंगों की आयोजित किया जाना था और बिल्डिंग बेहद आलीशान ढंग से सजी हुई थी। बस बाहरी हिस्सा चांदी के क्रिस्टल और पारदर्शी कांच से बना हुआ था। दरवाजा सफेद क्रिस्टल से बना था और एक विशेष रूप से बहुत सुंदर लग रहा था। मुंबई गगनचुंबी बिल्डिंग 100 मंजिलों से भी अधिक ऊंची थी और यह एक विशाल आलीशान बिल्डिंग थी और मुंबई के मेन अट्रैक्शंस में से एक थी। पारुल की एक खूबसूरत ग्लोबल टॉप लिमिटेड एसेंस लैम्बोर्गिनी जिसका चटक लाल गुलाबी रंग था। बाहरी हिस्से पर 2 गुलाब के पैटर्न भी चित्रित थे। कहना ही पड़ेगा कि वशिष्ठ परिवार वाकई बहुत अमीर था और ये टॉप लैम्बोर्गिनी अपने आप में अनोखी थी। सिर्फ एक ही बनाई गई थी, उसे पारुल वशिष्ठ ने खरीदा था। जब पारुल वशिष्ठ समर के साथ गगनचुंबी बिल्डिंग पर आई तो समर ने दरवाजे पर रितेश राजपूत को देखा। रितेश के पीछे एक सफेद कपड़े पहने युवक चल रहा था। वो हैंडसम था और बहुत ही शालीनता से खड़ा था। उसकी भौहें तलवार पर तरह से तेज थी। आंखें चमकदार सितारों के जैसी थी। जब उसने पारुल वशिष्ठ को देखा तो उसकी आंखें वासना से जल उठी। सफेद कपड़ों वाले युवक ने पारुल वशिष्ठ को चारों तरफ से देखा और एलिगेंट ढंग से कहा, पारो, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी, क्या तुमने मुझे याद किया? ये युवक वाकई आकर्षक था। न सिर्फ हैंडसम बल्कि बहुत ही जेंटलमैन भी था। अगर वो कोई आम लड़की होती तो वो इस युवक के रंग रूप पर कब की मोहित हो जाती, लेकिन पारुल वशिष्ठ कोई आम लड़की नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वो इस बात पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उसकी बात के जवाब में पारुल वशिष्ठ ने नफरत भरे स्वर में कहा, मिस्टर आशीष, मेरा नाम पारुल वशिष्ठ है, पारो नहीं। तुम पहले की तरह ही घिनौने हो। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? कोई भी बता सकता था कि पारुल वशिष्ठ को ये वाकई पसंद नहीं था। उसका स्वर बहुत खराब था और चिढ़ाने वाला था। उसकी बात सुनकर आशीष के चेहरे के भाव बदल गए। जाहिर है उसने सोचा भी नहीं था कि पारुल वशिष्ठ उसकी इतने लोगों के सामने ऐसे इंसल्ट कर देगी। पारुल वशिष्ठ मुंबई के थोर्ने रोज नाम के अनुरूप ही, लेकिन इससे आशीष और भी मोहित हो गया। उस थोर्ने रोज को जीतने की ललक थी। आशीष मुंबई के 4 बड़े परिवारों में से एक का यंग मास्टर था। उसने कई ब्यूटीज देखी थी, लेकिन उनमें से कोई भी पारुल वशिष्ठ जितनी सुंदर नहीं थी। वो पारुल वशिष्ठ के गुस्सेल स्वभाव से खास तौर पर आकर्षित था। वो जितना ज्यादा उसे इग्नोर करती, वो उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होता। तभी आशीष ने समर को पारुल वशिष्ठ के पास खड़ा देखा तो कहा, तुम कौन हो छोटे बच्चे? पारुल वशिष्ठ के पास खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मासूमियत से समर ने बस आंखें घुमाई और अवाक रह गया। वो बस पारुल वशिष्ठ के पीछे इस पार्टी में शामिल होने आया था। अचानक कोई आदमी उससे झगड़ा करने लगा। क्या आशीष ने सोचा था कि उसे आसानी से परेशान किया जा सकता है? समर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं पारुल वशिष्ठ के साथ खड़ा हूं या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। आशीष को जवाब देने के लिए कहना काफी नहीं था।
पारुल से डांट खाना अलग बात थी, लेकिन समर से डांट खाना एक अलग बात। आखिरकार वो पारुल वशिष्ठ का फैन था। आशीष के चेहरे के भाव बदल गए। पारुल वशिष्ठ से डांट खाने की एक बात, अगर वो उसे डांटती तो उसे मजा आता, लेकिन समर से वो परेशान हो गया था। आशीष ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, लड़के, क्या तुम पिटाई चाहते हो? ये कहते वो एक कदम आगे बढ़कर लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी पारुल वशिष्ठ ने भौहें चढ़ाई और आगे बढ़कर कहा, आशीष, आज मुंबई के यंग मास्टर्स की सभा है, यहाँ लड़ाई मना है, फिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पारुल वशिष्ठ को समर के सामने देखकर आशीष का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में आग थी। उसने समर को एक ठंडे नजर से देखा और फिर मुंबई गगनचुंबी बिल्डिंग की तरफ मुड़ गया। रितेश ने भी समर को ठंडी नजरों से देखा और आशीष के साथ बिल्डिंग के अंदर चला गया। समर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मिस पारुल, क्या आशीष तुम्हें फॉलो कर रहा है? पारुल वशिष्ठ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आशीष गिल परिवार का यंग मास्टर है। गिल परिवार भी मुंबई के 4 मेन परिवारों में से एक है। उसकी क्षमताएं बहुत उल्लेखनीय हैं। इस व्यक्ति ने अपनी ताकत गुप्त रखी होगी, क्योंकि वो हाई हेवन रैंकिंग लिस्ट में नहीं है। समर ने सिर हिलाया, क्योंकि उसने अभी अभी आशीष से एक तेज आभा आती हुई महसूस की थी। यह पावरफुल आभा रोहित से कमजोर नहीं थी। हाई हेवन रैंकिंग लिस्ट हाई हेवन के दायरे में आने वाले टॉप लेवल मार्शल आर्ट्स की लिस्ट थी। कुछ बहुत पावरफुल लोग अपने स्किल्स को छिपाना और लिस्ट में शामिल न होना चुन सकते थे। सिर्फ इसलिए कि आप लिस्ट में नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि आप पावरफुल नहीं। मुंबई इंडिया के 4 महान शहरों में से एक था और यहाँ अनगिनत मार्शल आर्ट सेक्ट्स और मास्टर थे। खास तौर पर 4 एंशियंट मार्शल आर्ट सेक्ट, हर एक बहुत पावरफुल था। हालांकि ये चारों एंशियंट मार्शल आर्ट सेक्ट पावरफुल थे, समर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब तक वो उसे पंगा नहीं लेते, तब तक उसे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अगर वो उससे पंगा ले लेते, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें सजा देता। पारुल वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, समर, चलो मैं मुंबई की तुम्हें कुछ टॉप हस्तियों से मिलवाती हूँ। ये कहते हुए उसने समर का हाथ पकड़ा और मुंबई गगनचुंबी इमारतों में एंटर कर गई। रिसेप्शन मुंबई गगनचुंबी बिल्डिंग की 38वीं मंजिल पर ऑर्गेनाइज किया गया था। यह बिल्डिंग वास्तव में बादलों जितनी ऊंची थी। बाहर से देखने पर आसमान में बादल भी ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो इंसान स्वर्ग में हो। हॉल की सजावट बहुत सुंदर थी। हर जगह सफेद क्रिस्टल लगा था। समर ने एक कोने में पारुल वशिष्ठ से कहा, मिस पारुल, हमें कल ग्रैंड मास्टर मकबरे में जाना है। क्या हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए? हम इस पार्टी में क्यों हैं? पारुल वशिष्ठ ने धीरे से कहा, शैडो किंग, तुम शायद जानते नहीं हो, लेकिन ग्रैंड मास्टर मकबरे के बारे में जानकारी उजागर हो गई है। इसीलिए आज मुंबई के 4 एंशियंट मार्शल आर्ट परिवार, यहाँ तक कि कुछ मार्शल आर्ट सेक्ट भी इस पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह पार्टी हमारे पावरों को एकजुट करने का एक माध्यम है। पारुल वशिष्ठ की बात सुनकर समर सदमे में आ गया। उसे जाहिर तौर पर पता नहीं था कि ग्रैंड मास्टर मकबरे की खबर लीक हो गई है और इस पार्टी में मौजूद सभी लोग मकबरे में बारे में जानते हैं। समर ने भौहें चढ़ाई। वो थोड़ा चिंतित हो गया था। वो ब्लैक क्रो वाइन्स लेने ग्रैंड मास्टर मकबरे में जा रहा था। अब जब कई मास्टर्स और एक्सपर्ट्स ग्रैंड मास्टर मकबरे के बारे में जानते थे, तो मुकाबला और भी कड़ा हो जाएगा। उसके कई कॉम्पिटिटर्स थे, उनमें से ज्यादातर दुश्मन थे और उसे इन दुश्मनों से परिचित होने की जरूरत थी। नजरें फेरते हुए उसने रिसेप्शन में कुछ लोगों को देखा जो वाकई बहुत मजबूत थे। उनमें से ज्यादातर मुंबई के सेक्ट्स और परिवारों की यंग मिसेज और यंग मास्टर थे, जैसे आशीष, जो रोहित के साथ शराब पी रहा था। दोनों के बीच गहरी बातचीत हो रही थी। जाहिर है वो किसी समझौते पर पहुंच रहे हों। रोहित ने हाथ में रेड वाइन का ग्लास लेकर धीरे से कहा, आशीष, ग्रैंड मास्टर मकबरा कल खुलेगा, चलो दोनों साथ चलते हैं। आशीष के सुंदर चेहरे पर धीरे से मुस्कान आ गई। उसने कहा, रोहित, आप हाई हेवन रैंकिंग लिस्ट में टॉप पोजीशन में से एक पर हैं। आप हमेशा से ऊपर थे। फिर इस बार आप मेरे साथ टीम क्यों बनाना चाहते हैं? रोहित ने अपना सिर हिलाया और अपना ग्लास नीचे रखते हुए कहा, समर की वजह से। समर वो है जो पारुल वशिष्ठ के साथ आया है। वो बहुत पावरफुल है।
आपकी कल्पना से भी परे। आशीष ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, ओह रोहित, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? ये समर जिसे मैंने देखा अभी हाई हेवन किंगडम के फर्स्ट स्टेज में है। मैं उसे एक हाथ से हरा सकता हूँ। उसकी आंखों में तिरस्कार भर गया था। आशीष की ताकत बेमिसाल थी, क्योंकि वो हाई हेवन किंगडम के टॉप स्टेज पर था। हाई हेवन के लेवल पर शायद ही कोई ऐसा होता जो उसका मुकाबला कर पाए। जब उसने सुना कि रोहित ने कहा है कि समर पावरफुल है, तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया और उसका मजाक उड़ाने लगा। तभी रोहित ने आशीष को वार्निंग देते हुए कहा, आशीष, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि समर की असली ताकत आपकी पहली धारणा से अलग है, और ये उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। इसलिए किसी किताब का पहला कवर से आकलन न करें, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी ताकतें हैं। हालांकि आशीष ने ऐसा नहीं सोचा था, फिर भी रोहित ने उसे याद समर के बारे में बता दिया। आशीष ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, रोहित, इन दिनों तुम्हारी गेंदें छोटी होती जा रही है। मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये कहने के बाद वो वहां से जाने लगा। आशीष एक एंशियंट मार्शल आर्ट सेक्ट का यंग मास्टर था। वो पावरफुल और अभिमानी भी था। अगर समर कोल्ड ब्लड की तरह हाई हेवन रैंकिंग लिस्ट में टॉप पर होता, तो रोहित से हाथ मिला सकता था। उसे लगा कि समर जैसे साधारण व्यक्ति को आसानी से इग्नोर किया जा सकता है। तभी रोहित ने उसको डांटते हुए कहा, मूर्ख, यदि आप समर को कम आंकने के ऊपर तुले हुए हैं, तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं अभिमानी आशीष ने दूसरी तरफ देखा, क्योंकि रोहित ने उसे डांटना शुरू कर दिया था। मूल रूप से रितेश उसे बताना चाहता था कि यहाँ तक कि कोल्ड ब्लड, जो कि हाई हेवन रैंकिंग लिस्ट में नंबर 1, उसे भी समर ने हरा दिया था। लेकिन रितेश ने उसे बताने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि आशीष एक घमंडी व्यक्ति था। मुंबई की सबसे खूबसूरत और बिग फोर परिवारों में से एक मेंबर पारुल वशिष्ठ डिनर पार्टी में काफी लोकप्रिय थी। कई लोग उसके लिए लड़ रहे थे, जो उसका अभिवादन करना और उसके करीब आना चाहते थे। जब सभी ने पारुल वशिष्ठ के बगल में समर को देखा, तो उनके चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि पारुल वशिष्ठ का सरनाम थोर्नीरोज था। मुंबई में उसका कोई भी प्रेमी नहीं था, और उसे किसी पुरुष के साथ घूमते हुए नहीं देखा जाता। समर पहला लड़का था जिसके साथ वो ऐसे बाहर आई थी। इस ब्यूटी के साथ चलने वाले पहले व्यक्ति पारुल वशिष्ठ सभी पुरुषों से जलन करेगा। आपको पता होना चाहिए कि 4 एंशियंट मार्शल आर्ट परिवारों में से आशीष पारुल वशिष्ठ के साथ चलने के योग्य भी नहीं था। सब जानते थे कि पारुल वशिष्ठ कितने नखरेबाज थे। समर पारुल वशिष्ठ के साथ चलने वाला एकमात्र लड़का बन गया था। इसने भीड़ का सबसे ज्यादा अपनी तरफ ध्यान खींच लिया। ज्यादातर आंखें उसे जलन और दुश्मनी से देख रही थी। एक खूबसूरत महिला होने के नाते पारुल वशिष्ठ को प्रेम की वस्तु माना जाता था, और जिसे हर दूसरा लड़का पाना चाहता था। समर के आगमन के साथ लोगों के लिए वो उनकी देवी का पहला लड़का भले ही यह अप्रिय था, वो पारुल वशिष्ठ को नहीं पा सके। बहुत से लोगों ने तय किया कि उन्हें समर से निपटना ही पड़ेगा। लड़कों का ध्यान हमेशा सुंदर महिलाओं पर रहता था। विशेष रूप से मुंबई की टॉप ब्यूटी पारुल वशिष्ठ थी, इसलिए वो ध्यान का केंद्र थी। समर को स्वाभाविक रूप से अपने आसपास से दुश्मनी का एहसास हुआ। वो जानता भी था कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आज वो पारुल वशिष्ठ के साथ था। उसे इस दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे ग्रैंड मास्टर के मकबरे में अपने अभियान के लिए उस औरत की जरूरत थी। समर ने रेड वाइन का गिलास लिया और एक तरफ चला गया। वो इन लोगों की परवाह भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था कि ये लोग मुंबई के बहुत मशहूर हो सकते हैं। उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति भी हो सकती है, लेकिन समर के लिए इन सब का कोई मतलब नहीं था। समर के लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते थे। ताकत के मामले में समर तब तक बिल्कुल अजय था, जब तक उसका दुश्मन ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल का नहीं था। इन लोगों की सोच की परवाह करके उसे कोई जरूरत नहीं थी। समर रिसेप्शन पर इन लोगों के ग्रुप से निपटना नहीं चाहता था।
लेकिन हमेशा लोग उसे मुसीबत में डालने की ताक में रहते थे। एक नौजवान जिसके बाल छोटे, अंगूठी में जैड की अंगूठी और पॉकेट फिलिप घड़ी की गारूद से भरा चेहरा उसके पास आया। उसने समर के पास आते हुए कहा, छोटे लड़की, तुम्हारा और पारुल वशिष्ठ के बीच क्या रिश्ता है? छोटे बालों वाले उस युवक की आवाज में घमंड था। उसके लहजे में ऐसा लग रहा था जैसे बाकी सब उससे सामने बेकार है, जिससे समर थोड़ा नाराज हो गया। समर एक तरफ खड़ा होकर अपने हाथ में लाल वाइन को ध्यान से चख रहा था, उस आदमी को अनदेखा कर रहा था। उसने देखा कि समर ने उसकी अपेक्षा की है, जिससे वो थोड़ा गुस्सा आ गया। उसे लगा कि जैसे उसकी अपनी गरिमा को चुनौती दी गई हो। उसके लिए निश्चित रूप से एक उकसावे की बात थी। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उसका दिल गुस्से से जल उठा। उस छोटे बालों वाले लड़के ने गुस्से में कहा, छोटे लड़के, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम बहरे हो? और यंग लड़का अब घमंडी नहीं था बल्कि गुस्से में था। वो बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा था, जिसकी वजह से आसपास के मौजूद लोग भी उन्हीं की तरफ देखने लगे। कॉकटेल पार्टी में समय समय पर सुंदर लड़कियों के लिए झगड़े होते रहते थे और ये लोग इस तरह की चीजें देखकर खुश होते थे। ये देखना मजेदार था कि और कोई भी झगड़े को रोकने नहीं आया था। तभी भीड़ में खड़े एक युवक ने कहा, वाह, क्या तुमने देखा? ये मुंबई के 10वें सबसे बड़े परिवार का यंग मास्टर है। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, हाँ, यंग मास्टर विनय मेहता हमेशा पारुल वशिष्ठ को पसंद करते रहे हैं। ये समर खतरे में है। पहले वाले लड़के ने कहा, मैंने इस समर के बारे में कभी नहीं सुना। उसने पारुल वशिष्ठ के बगल में चलने की हिम्मत की। लगता है वो मौत की तलाश में है। दूसरे लड़के ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें विश्वास से कह रहा हूं कि यंग मास्टर विनय निश्चित रूप से समर से निपट लेंगे। आसपास के लोग बातें कर रहे थे। उनकी आंखें उपहास से भर गई थी। वहीं दूसरी तरफ आशीष इस सिचुएशन को देखकर मुस्कुरा दिया। वो समर को व्यक्तिगत रूप से परेशान करना चाहता था, लेकिन अब कोई और उसकी इच्छा पूरी कर रहा था। ये देखकर वो खुश हो गया था। वहीं कुछ दूरी पर पारुल वशिष्ठ वाइन पी रही थी और एक अन्य लड़की से बातचीत कर रही थी। उस लड़की का चेहरा आकर्षक और गोरी त्वचा, उसकी नाक लंबी और आंखें चमकदार थी। सचमुच में वो बहुत सुंदर थी। उसने सफेद ड्रेस पहनी थी जो खूबसूरती से लिपटी हुई थी। उसका सुंदर फिगर और भी उसे आकर्षक बना रहा था। सफेद ड्रेस वाली महिला हंसी और बोली, पारुल वशिष्ठ, जिस आदमी को तुम अपने साथ लेकर आई हो वो मुसीबत में है। क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगी? पारुल वशिष्ठ ने अपना सिर हिलाया और कहा, पल्लवी, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। विनय सिर्फ एक जोकर है। मुझे समर पर विश्वास है, वो उसे आसानी से संभाल लेगा। उसकी बात सुनकर पल्लवी मेहता मुस्कुराई। उसकी आकर्षक मुस्कान सामने आ गई। उसकी आंखों में अजीब सा भाव झलक रहा था। पारुल वशिष्ठ ने अपने आसपास की महिलाओं को देखते हुए कहा, पल्लवी, ग्रैंड मास्टर का मकबरा कल खुलेगा। चलो मिलकर टीम बनाते हैं। पल्लवी मेहता भी कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो भी मुंबई के 4 परिवारों में से एक की बेटी थी। वो मेहता परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। पारुल वशिष्ठ की तरह वे भी लड़कियां थी, इसलिए पारुल वशिष्ठ उनके साथ मिलकर काम करना चाहती थी। ग्रैंड मास्टर के मकबरे में ढेर सारा खजाना था, लेकिन अंदर कई ताकतवर लोग भी थे। पारुल वशिष्ठ खुद भी अजय नहीं थी, इसलिए एक साथी के साथ होने की उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती। पल्लवी मेहता उत्सुकता से उसे पूछी, पारुल, तुम मेरे साथ मिलकर काम करना चाहती हो, लेकिन तुम खजाने को कैसे बांटोगी? पारुल ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बहुत सीधी सी बात है, आधा आधा। तुम क्या सोच रही हो? पल्लवी मेहता मुस्कुराई और उसने पारुल वशिष्ठ के साथ सहयोग करने का वादा करते हुए कहा, बहुत अच्छे तरह से, मैं आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद दोनों लड़कियों की नजरें समर पर टिक गई। पारुल वशिष्ठ देखना चाहती थी कि समर इस मामले को कैसे संभालेगा। पल्लवी मेहता समर के बारे में जानने को उत्सुक थी। आखिरकार पारुल वशिष्ठ के साथ
खड़े होने के लिए उसे कोई असाधारण व्यक्ति तो होना ही चाहिए था। वहीं इधर विनय ने समर को धमकी देते हुए कहा, छोटे लड़के, मैं तुम्हें अभी वार्निंग दे रहा हूँ। अब से तुम पारुल वशिष्ठ से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहते वो एक गिलास रेड वाइन का हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। उसकी धमकी सुनकर समर ने भौहें चढ़ाई। उसकी आंखें ठंडे लग रही थी। उसने मन ही मन में कहा, मैं किसी विनय को तो नहीं जानता। तुमने मुझे धमकी दी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। समर को दूसरों से धमकी मिलना बिल्कुल नापसंद थी। समर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, भाड़ में जाओ तुम। समर के शब्द ठंडे और कठोर आवाज में कहे गए थे। वहीं समर की बात सुनकर लोग हैरान रह गए। उनकी आंखें अविश्वास से भर गई। विनय कौन था? वो मुंबई के टॉप 10 परिवारों में से एक का यंग मास्टर था और इस परिवार की कुल प्रॉपर्टी अरबों रुपए की थी। इस अति धनी परिवार के सेकंड जनरेशन सचमुच अद्भुत थी। मुंबई में सिर्फ 4 एंशिएंट मार्शल एक्सपर्ट ही उस पर ऐसे चिल्लाने की हिम्मत कर सकते थे। कोई और उसे ऐसा कहने के योग्य नहीं था। समर ने तो सीधा विनय को गाली देते हुए उसे वहां से भगाने की हिम्मत की। कहना पड़ेगा, समर के साहस ने सबको चौंका दिया था। सबके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें बन गई थी। तभी विनय ने गुस्से में समर को देखते हुए कहा, छोटे लड़के, तुमने मुझे डांटने की हिम्मत भी कैसे की? समर ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, गो टू हेल। उसकी बात सुनकर विनय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, छोटे लड़के, तुम बहुत बोलते हो। ये रेड वाइन का ग्लास तुम पर उड़ेल दूंगा। यह कहते हुए उसने वाइन का ग्लास पकड़कर समर की तरफ गिरा दिया। विनय बहुत गुस्से में था। वो समर को शर्मिंदा करने के लिए उस पर रेड वाइन छिड़कना चाहता था। विनय द्वारा फेंकी जा रही वाइन को देखते हुए समर एक झटके से आगे बढ़ा और उससे बच निकला। समर ने अपने गिलास में अपनी तरफ उड़ती वाइन को उठाया और उसे विनय के चेहरे पर वापस पलट दिया, जिससे रेड वाइन उसके सिर के नीचे बहने लगी। रेड वाइन के बहाव को उसका शरीर डूबे हुए मुर्गे जैसा लग रहा था। विनय ने गुस्से में झुंझुलाते हुए कहा, कमीने, मुझ पर रेड वाइन गिराने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? विनय की आंखें आग की तरह तप रही थी। उसका पूरा शरीर अब रेड वाइन से ढक गया था। विनय आज बहुत शर्मिंदगा महसूस कर रहा था। खैर, वो मुंबई के 10 सबसे बड़े परिवारों का यंग मास्टर था, लेकिन अब किसी बाहरी व्यक्ति ने उस पर रेड वाइन गिरा दी थी। समर की हिम्मत कैसे हुई थी उसका मजाक उड़ाने की? उसकी बात सुनकर समर ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने अपना दाहिना हाथ घुमाते हुए विनय के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। विनय के चेहरे पर एक तीखी आवाज निकली। उसके चेहरे पर एक चमत्कार लाल हाथ का निशान उभर आया था। उसका चेहरा तुरंत सूज गया, क्योंकि समर ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसके दांत निकल आए। वो पूरी तरह से अचंभित था। विनय एकदम हल्का सा हक्का बक्का रह गया। उसकी आज तक इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। उसने एक भारी सांस ली और समर की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारे माँ बाप को अपना नौकर बनाकर रखूंगा। तभी थप्पड़ 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 और थप्पड़। इस बार सचमुच समर बहुत गुस्से में था। विनय सचमुच अपनी मौत की तलाश में था। समर को एक के बाद एक कोस रहा था। वो सचमुच मौत से खिलवाड़ कर रहा था। समर ने फिर से अपनी हथेली उठाई और विनय के चेहरे पर दर्जनों थप्पड़ मार दिए। उसके चेहरे के दोनों हिस्से सुअर की तरह सूज गए। सूजा हुआ चेहरा बहुत बड़ा हो गया था। कुछ दांत भी उखड़ गए थे। अंत में समर ने विनय को जमीन पर पटक दिया और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मुझे अब भी गाली दोगे? विनय ने तुरंत रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नहीं, 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 मैं तुम्हें अब और गाली नहीं दूंगा। प्लीज मेरे चेहरे पर दोबारा मत मारना। उसकी आवाज का अहंकार गायब हो गया था। उसकी जगह अब डरने ले लगी थी। वो अब सचमुच डर चुका था। सामने खड़ा युवक सचमुच एक शैतान था, बहुत डरावना। उसने अपनी बहस का अंत हिंसा से लिया। विनय जानता था कि अगर उसने हार नहीं मानी तो ये युवक उसे जरूर थप्पड़ मारकर मार डालेगा। उनके आसपास के लोग तो खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाए थे। समर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर मुझसे माफी मांग लो।
उसकी बात सुनकर विनय का सिर नीचे झुक गया। उसने डरते हुए कहा, हाँ मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें गालियां नहीं दूंगा। हालांकि वो अभी भी साफ बोल नहीं पा रहा था, फिर भी उसने माफी मांगी। यह पहली बार था जब विनय ने किसी से माफी मांगी थी। हालांकि उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी उसने माफी मांग ली, क्योंकि वो थप्पड़ खाकर मरना नहीं चाहता था। उसकी माफी सुनने के बाद समर ने उसे ठंडे स्वर में कहा, अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यह स्वर उसका तिरस्कार से भरा हुआ था। विनय उठा और जल्दी से वहां से चला गया। विनय के सामने खड़ा युवक बहुत डरावना था। हालांकि जाते समय उसका दिल गुस्से से भरा तो हुआ था। उसने पहले ही समर से बदला लेने का कोई तरीका सोच लिया था। तभी उधर पल्लवी ने पारुल से कहा, पारुल वशिष्ठ, जिस आदमी को तुम यहाँ लेकर आई हो वो बहुत ही तर्कहीन है। उसने आसानी से अपने शब्दों को सच में बदल दिया। जाहिर है पल्लवी मेहता समर के व्यवहार से हैरान हो गई थी। उसने ये बात अस्वीकृत भरे लहजे में कही थी। आपको बता दें कि यह पार्टी मुंबई के यंग मास्टरों का एक मीटिंग प्लेस था और ये एक फेमस और रेप्यूटेड समागम था। यहाँ सभी लोग बड़े परिवारों में से आए थे। सामान्य स्थिति में कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति ही क्यों न शामिल हो। हालांकि समर अलग था। उसके नजरिए से अगर कोई उसे गाली देने की हिम्मत करता, चाहे वो कोई भी क्यों न होता, तो जवाब देने के लिए सिर्फ उसका एक ही शब्द था, लड़ो। समर के दबंग व्यक्तित्व और समागम में शिष्टाचार की अनदेखी करने की उसकी आदत के कारण कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत अब नहीं कर रहा था। लोग अपने चेहरों पर मार नहीं खाना चाहते थे, इसलिए वो उसका पंगा लेने से बच रहे थे। वे दूसरे विनय नहीं बनना चाहते थे, इसलिए समर को आखिरकार थोड़ी सी शांति तो मिल चुकी थी। तभी पारुल पल्लवी के साथ समर के पास आई। उसने उन दोनों का इंट्रो करवाते हुए कहा, शैडो किंग, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये पल्लवी मेहता है, मेहता परिवार की यंग मिस्ट्रेस, जो मुंबई के 4 बड़े मार्शल आर्ट परिवारों में से एक है। हालांकि वो नहीं जानता था कि पारुल वशिष्ठ ने उसे इस महिला से क्यों मिलवाया। फिर भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विनम्रता से कहा, हेलो, मैं समर हूँ। हालांकि समर की हताशा से देखने की बात पल्लवी मेहता ने उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहा। बस उसने समर को एक शांत नजर से देखा। पल्लवी मेहता ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, शैडो किंग, ये नाम थोड़ा दबंग है और आप इवेंट में लोगों को पीट रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उसके स्वर में शिकायत का भाव था। समर असहज महसूस कर रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैंने तुम्हारा अभिवादन करने के लिए हाथ बढ़ाया और तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैं तुम्हारा सम्मान कर रहा था, तुम घमंडी और बदतमीज कुतिया। क्या मुंबई में हर कोई ऐसा ही सोचता है, खुद को बड़ा आदमी समझता है? पारुल वशिष्ठ को छोड़कर लगभग सभी ऐसे ही थे। हालांकि ये लड़की भी मुंबई की यंग मिस्ट्रेस थी, लेकिन समर के प्रति उसका रवैया काफी बेहतर था। क्योंकि पल्लवी मेहता ने उससे हाथ नहीं मिलाया, इसलिए समर इस महिला से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। उसने अपना हाथ वापस ले लिया। जैसे ही पल्लवी मेहता ने कहा, वो भोज में हंगामा खड़ा कर रहा था, समर ने जवाब देते हुए कहा, उस विनय ने मुझ पर रेड वाइन फेंकी, फिर मुझे गालियां दी, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। बताओ मैंने क्या गलत किया है? उसकी बात सुनकर पल्लवी मेहता की प्रतिक्रिया बदल गई। उसे उम्मीद नहीं थी समर उसका खंडन करने की हिम्मत करेगा। उसका आकर्षक चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। पल्लवी मेहता ने ठंडी मुस्कान और दुखी स्वर में कहा, शैडो किंग, विनय मेरा कजिन भाई है और ये रेड वाइन पार्टी मेरे द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। तुमने न केवल मेरे कजिन भाई को मारा, बल्कि मेरे इस समारोह में मेरी रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचाया। आप मुझे बताओ कि क्या मुझे आपको सबक नहीं सिखाना चाहिए? समर ने उस पर व्यंग करते हुए ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मुझे सबक सिखाओगी? अपने आप को देखो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुझे सबक सिखाने का अधिकार और क्षमता है? समर वाकई बहुत मिलनसार था। अगर कोई उससे पंगा न लेता तो वो भी उससे पहले पंगा नहीं लेता था, लेकिन अगर कोई उससे पंगा लेता था तो वो भी उसको ऐसे ही जाने नहीं देता था। अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अगर आप उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो वो भी आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। अगर पल्लवी मेहता और समर के बीच अच्छी बातचीत होती तो वह नाराज नहीं होता। उसने उससे हाथ नहीं मिलाया, बल्कि उसे सबक सिखाना चाहती थी। वो सच में खुद को बहुत बड़ा समझ रही थी।
यहाँ तक कि जब फ्लेरी एम्परर सेक्ट की यंग मिस शिंगांगी ने समर से मुलाकात की तो उसने भी इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की थी। तभी पल्लवी मेहता ठंडी मुस्कान के साथ बोली, शैडो किंग, ये मत सोचो कि तुम सिर्फ पारुल वशिष्ठ के दोस्त हो तो मैं तुम्हें छू नहीं सकती। अगर तुम मुझे नाराज करोगे तो तुम फिर कभी सूर्योदय नहीं देख पाओगे। पल्लवी मेहता की धमकी सुनकर समर चुप रहा। तभी पारुल वशिष्ठ गुस्से में बोली, पल्लवी मेहता, इसका क्या मतलब है? मैं शैडो किंग को यहाँ लेकर आई हूँ। पल्लवी मेहता ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मतलब क्या है पारुल वशिष्ठ? मेरी बात सीधी है। क्या तुम ग्रैंड मास्टर मकबरे में मेरे साथ शामिल नहीं होना चाहती? मैं तुम्हारे साथ मिलकर तभी काम करूंगी जब तुम मुझे शैडो किंग दे दोगी। पारुल ने तुरंत मना करते हुए कहा, यह असंभव है, मैं तुम्हें शैडो किंग कभी नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर पल्लवी मेहता ने हल्की मुस्कान के साथ ठंडी आवाज में कहा, पारुल, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर पारुल ने पल्लवी को ठंडी नजरों से देखा। पल्लवी ने उसे सचमुच गुस्सा दिला दिया था। पारुल ने समर का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। ये कॉकटेल पार्टी पल्लवी ने ऑर्गेनाइज की थी। पारुल मूल रूप से पल्लवी के साथ मिलकर काम करना चाहती थी। अब जब समर ने पल्लवी को नाराज कर दिया तो यह संभव नहीं था। समर की खातिर पारुल उसे वहां लेकर गई। समर अफसोस के भाव के साथ उससे साथ बाहर आ गया और उसने माफी मांगते हुए कहा, मिस पारुल, क्षमा करें, मेरी हरकत के कारण मैंने पल्लवी मेहता को नाराज कर दिया। पारुल वशिष्ठ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, हम कल ग्रैंड मास्टर मकबरे पर जाएंगे। मुझे डर है कि कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। मुंबई के 4 एंशियंट मार्शल आर्ट परिवार, गिल परिवार का आशीष गिल, राजपूत परिवार का रितेश राजपूत, मेहता परिवार की पल्लवी मेहता। पारुल वशिष्ठ ने तीनों परिवारों को नाराज कर दिया था। ग्रैंड मास्टर मकबरे में जाने के बाद अब वो अपनी क्षमता और समर पर ही निर्भर कर सकती थी। समर पारुल वशिष्ठ के पीछे पीछे वहां पर हवेली तक गया। बेशक घर लौटते समय कई लोग समर से संतुष्ट बिल्कुल नहीं थे, लेकिन पारुल वशिष्ठ के प्रभाव के कारण उन्होंने अपनी आवाजें नहीं उठाई। अब क्या करेगा समर? क्या कल वो लोग ग्रैंड मास्टर मकबरे में सही सलामत जाएंगे और सही सलामत वापस आ जाएंगे? क्या होगा वहां पर? क्या समर को वो क्राउन में घास मिल जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।